हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओलंपियाड इस ईयर जो हुआ था, जिसका नाम है IOQM। और IOQM में टोटल मार्क्स जिसने भी पेपर दिया है वो चीज़ थोड़ा ध्यान देना, उसको थोड़ा आइडिया होगा, और जिसने भी नहीं दिया है उसको भी ध्यान रखना है नेक्स्ट ईयर के लिए कैसा पैटर्न रहता है क्वेश्चन का। तो मेरे पास इसमें टोटल मार्क्स जो पूछा जाएगा 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 मार्क्स के क्वेश्चन में तुम्हारे पास 10 मार्क्स का क्वेश्चन, जो तुम्हारा 10 क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, और 10 क्वेश्चन जो तुम्हारा रहेगा वो 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, और तुम्हारा 10 क्वेश्चन जो रहेगा 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। हर एक ईयर का तुम्हारा पैटर्न यही रहता है। हर एक साल का अगर देखा जाए 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से अगर देखोगे ये तुम्हारा 20 मार्क्स, ये 30 मार्क्स, यहाँ से 50 मार्क्स, 100 मार्क्स का ये तुम्हारा पैटर्न बन के आता है। अब जब तुम अगर तुम्हारा IOQM में सिलेक्शन हो जाता है तो तुम्हारा नेक्स्ट फर्दर राउंड क्या रहेगा, तुम्हारा दूसरा सिलेक्शन जो होगा स्टेज 2, मतलब कि स्टेज 2 का तुम्हारा एग्जाम होगा, जिसका नाम है RMO 2024। और RMO 2024 सिलेक्टेड स्टूडेंट हो सकता है कि वो ट्रेनिंग कैंप में जाए, जिसका नाम है INMOTC, जिसका कैंप का नाम है ट्रेनिंग कैंप है एक्चुअल में। या तो तुम यहाँ पर जाकर तुम एग्जाम दो, या तो तुम यहाँ पर INMO मतलब कि एक टेस्ट होगा स्टेज 3 के लिए, वहाँ पर तुम्हें एग्जाम देने के बाद ये सिलेक्टेड स्टूडेंट तुमको कहाँ जाना पड़ेगा, IMO। और IMO एक एक्चुअल में ट्रेनिंग कैंप है, जिसको हम बोल सकते हैं ओरिएंटेशन सिलेक्शन प्रोग्राम। वहां से तुम्हारा ना तुम कह सकते हो कि इंडियन लेवल पे सिलेक्टेड हो गए। पूरा इंडिया से कुछ स्टूडेंट को सिलेक्टेड किया जाता है और उस स्टूडेंट को कुछ कंट्री भेजा जाता है, और उस कंट्री में से फर्स्ट कंट्री है तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया, जिसका नाम है IMO, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया मतलब इंडियन मैथमेटिक्स ओलंपियाड कह सकते हो, ऑस्ट्रेलिया का रहता है। दूसरा APMO मतलब एशियन पैसिफिक मैथमेटिक्स ओलंपियाड जो बोल सकते हो, और EGMO मतलब यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जिसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि मेरा जो सिलेक्शन का प्रोसेस जो है ना, ये जो प्रोसेस है अभी जो जिसने भी 2024 में दिया है एग्जाम, वो नेक्स्ट ईयर के लिए IMO में सिलेक्शन होगा। वो तुम्हारा नेक्स्ट ईयर के कैंप बैठेगा, फिर नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम देगा उसका नेक्स्ट ईयर फिर इस कैंप में जाकर बैठना पड़ेगा, और फिर उसके बाद दूसरे कंट्री भेजा जाता है उस स्टूडेंट को। चलो आते हैं और इस ईयर का देखते हैं धमाकेदार क्वेश्चन कैसा था, और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं आज। आर यू रेडी? मेरे पास ये तुम्हारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी था, जो कि क्लास 8 वाले भी ट्राई करके बना सकते थे। क्या बोला गया है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से लेकर तुम्हारा इनफाइनाइट तक जाता है, और इसमें से बोला है कि दैट डज नॉट डिवाइड 1 से लेकर 9 तक। 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर किस नंबर को डिवाइड कर सकता है, वो किस पे डिपेंड करता है। हम कह सकते हैं उसके अंदर मल्टीपल के फॉर्म में है या नहीं है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर दिखाऊं कि सर मेरे पास एक नंबर है 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5, तुम बता सकते हो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? ये मल्टीप्लीकेशन आएगा 30। ये तुम्हारा 30 का नंबर का ये है मल्टीप्लीकेशन। अब मैं पूछूंगा 30 नंबर को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, तो हम यहां से भी चेक कर सकते हैं। तो हम यहां पर कैसे चेक करेंगे? सर इस नंबर को डिवाइड करने वाले कौन कौन नंबर होगा, तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर 2 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है। कह सकते हैं इसका फैक्टर कह सकते हैं एक तरह से, मतलब कौन कौन फैक्टर है 30 का। और कौन सा नंबर होगा कि सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 भी आएगा, ये भी तुम्हारा फैक्टर होगा। कि सर 2 × 5 भी कर सकते हैं, तो ये तुम्हारा 10 निकल के आएगा। और हो सकता है सर 3 × 5 भी करें तो वो तुम्हारा 15 होगा, और ये खुद में सबको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास एक 30। तो हम कभी भी कोई नंबर किस नंबर को डिवाइड कर रहा है, अगर 30 का मैं पूछूंगा कौन कौन सा फैक्टर है, तो ऑलरेडी तुम एक बार क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन बोल सकते हो, या तो कहो उसको मल्टीपल के फॉर्मेट में लिख लो। लिखने के बाद जो भी नंबर आएगा, ये सभी नंबर इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। 2 भी इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। इसके अंदर अगर मैं पूछ दूं कि सर इसको 4 डिवाइड कर सकता है क्या, तो यहां पर तुम देखो कि इसका मल्टीपल नहीं मिल रहा है, 2 है, 2 और नहीं है। तो क्या कह सकता है कि 30 को 4 डिवाइड नहीं कर सकता, इसका रिमाइंडर आएगा, वो निकल के कितना आएगा? 7 4 28, तो तुम्हारा 2 निकल के आएगा। तो वैसे ही तुम्हारे पास ये नंबर है। अब जब ये नंबर है तेरे पास, इसको डिवाइड करने वाले कौन कौन हो सकता है? 1 से लेकर 9 तक ऑलरेडी इंटीजर दिया हुआ है, तो 9 के बाद जो आता है वो तुम्हारा 10 आता है। मेरे को स्मॉलेस्ट इंटीजर तुम वैसे भी देख सकते हो, तो इसके बाद कौन आता है? 10 आता है। और जो कि कह सकते हैं कि सर इसके बाद जो आने वाला है एक 10 है, 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, ऐसे तुम्हारा नंबर रहेगा।
अब 10 को जब चेक किया तो पता चला कि सर इसके अंदर मल्टीपल है, 2 इंटू 5 है, 2 इंटू 5 है। अब मैं चेक किया 12 को, तो 12 में देखा तो 3 इंटू 4 है। अच्छा तुमने तो भूल गया 11 को चेक करना है। अब 11 को चेक किया तो पता चला इसके अंदर मल्टीपल नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 11 इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं कर सकता है। वही क्वेश्चन पूछा है कि डज नॉट डिवाइड दिस नंबर, तो आंसर इसका हो जाएगा तुम्हारा, आंसर तुम्हारा यहां से निकल के आ जाएगा कितना, 11 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द नंबर ऑफ 4 डिजिट ऑड नंबर हैविंग डिजिट्स, ये मेरे पास आर ईच अकरिंग एग्जैक्टली वंस, मतलब कि हर एक नंबर एग्जैक्टली एक बार अकर करना चाहिए, और वो नंबर कैसा होना चाहिए, 4 डिजिट ऑड नंबर। अब ऑड नंबर होने के लिए मेरे पास 4 डिजिट गिवन है। गिवन डिजिट क्या क्या है ये चीज पहले लिख लेते हैं। गिवन डिजिट क्या क्या है उस चीज को हम पहले लिख लेते हैं। तो गिवन डिजिट मेरे पास कौन कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 और 4 है। मेरे पास 4 डिजिट गिवन है, और इस डिजिट से तुम्हें ऑड नंबर बनाना है, और ऑड नंबर होने के लिए लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो ऑड होना चाहिए। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इसका ऑड होना चाहिए। इसमें से 2 ही ऑड नंबर है, वो 1 है और एक 3 है। तो हम बोल सकते हैं कि सर ऑड नंबर जो बनाएगा, ऑड नंबर जो बनाएगा, तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना कि ऑड नंबर बनाने के लिए सर ये लास्ट में 3 होना चाहिए, इसको 3 होना पड़ेगा, या तो ये बोल सकते हैं लास्ट में 1 होना पड़ेगा, राइट। अब जब लास्ट में 1 या 3 होगा तो इसके आगे में मेरे पास 4 डिजिट बचा है, और 4 डिजिट को किस तरह से रखेंगे वही तुम्हें से पूछा गया कि नंबर ऑफ वेज कितना है, या नंबर ऑफ 4 डिजिट कितना होगा, इससे कितना 4 डिजिट बन सकता है। तो हम क्या करते हैं, 3 को फिक्स करके यहां पर रख सकते हो कि सर 1 2 4 ऐसा लिखा, और 4 को मैं फिक्स करके फिर से इन दोनों में चेंजेस कर देता हूं, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। अब क्या किया, 4 को फिक्स किया, अब 2 को एक बार इंडिविजुअल डिजिट पे रखता हूं, और यहां से 1 4 को लिख लेता हूं, और फिर से 2 को फिक्स करता हूं, इसमें 4 1 लिख लिया, और फिर से क्या करता हूं, 1 को लाता हूं, और यहां से तुम्हें अगर देखा जाए तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4, यहां पर बचा क्या 4 2, और फिर से 1 को फिक्स करता हूं तो यहां पर कितना आएगा 2 4। ये तुम्हारा टोटल नंबर बन गया। और लास्ट में क्या बनने वाला है, यहां पर लास्ट में रहेगा 3, इसके लास्ट में क्या रहेगा 3, इसके लास्ट में भी 3, इसके लास्ट में भी 3, इसके लास्ट में भी 3, इसके लास्ट में 3। मैंने 3 को फिक्स कर दिया और बाकी सब नंबर बना लिए। तो तुम्हारे जो पीएनसी नहीं पढ़ा है, मतलब कि अभी तक स्टार्ट नहीं किया, जो 11 12 के नहीं थे, तो ऑलरेडी पता है कि IOQM का जो पेपर होता है 6 से लेकर 11 तक, तो ये इवेंट मतलब कि क्लास 9th वाले भी थिंक करके बना सकते थे कि इतना नंबर बनेगा इससे। और इसका जब तुम 11th में आ जाओगे, जब हायर क्लास में स्टडी करोगे, इसका बनाने का जो तरीका है ना, मेरे पास 3 नंबर है, 3 नंबर को रीअरेंज करने का या नंबर ऑफ मतलब सिलेक्शन करने का 3 नंबर है, 3 नंबर को उठाने का जो तरीका होता है ना, मतलब कि मेरे पास 3 बॉक्स में नंबर रखना है इन तीनों को, तो इस बॉक्स में 3 तरीके से आ सकता है, और इस बॉक्स में अब 3 तरीके में से एक को बैठा देना है, तो बचा 2 नंबर। अब 2 नंबर को कितने तरीके से बैठा सकते हो, 2 तरीके से, तो यहां पर 2 आएगा, यहां पर कितने तरीके से बैठा सकते हो, अब 2, जब 2 बैठ गया तो बचा एक ही नंबर, तो यहां पर एक तरीके से, और ये तुम्हारा कंप्लीट वर्क हो गया। तो इसके बीच में क्या किया जाता है, मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, जो कि हम बोलते हैं आगे चल के कि ये क्या हो रहा है कि सिलेक्शन करने का तरीका देख रहे हैं। तो यहां पर कितना हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 6, यहां से भी तुम्हारा टोटल काउंटिंग कितना आएगा, 6 आएगा, कि इस सभी का रीअरेंजमेंट कितना होगा 6। तुम ऐसे भी कर सकते हो, या तो तुम्हारा तरीका है कि एक चेयर रखो, 3 चेयर है, और 3 चेयर में से 3 पर्सन को बैठाना है। अब कंपलसरी है उस लाइन में सभी को बैठाना ही है, तो हो सकता है फर्स्ट चेयर पे जो आ रहा है इंसान, उस पर 3 पर्सन आ सकता है। 3 पर्सन का मीनिंग मतलब कि उसके पास 3 चॉइस है उस फर्स्ट सीट के लिए। सेकंड सीट के लिए अगर एक बैठ गया तो उस सेकंड सीट के पास कितना चॉइस होगा, 2 चॉइस होगा, और थर्ड के पास कितना होगा, एक ही होगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी बैठ चुका था, एक लास्ट में बचेगा। तो हम बोल सकते हैं इसके पास 6 चॉइस। और इसी को लिखा जाता है दूसरे तरीके से कि 3 नंबर है तो 3 का फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये भी एक तरीका होता है। तो ये सब तरीका जो है ना फर्दर क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, जो अपकमिंग होगा, ठीक है। तो यहां पर इसका कितना है, यहां से भी बोल सकते हैं कि सर ये टोटल केस कितना हुआ इसका, यहां से बोल सकते हैं कि सर जो जब लास्ट में 3 होगा तो उसका टोटल केस कितना होगा, 6 होगा। टोटल केस कितना होगा, 6 होगा। या तो तुम इस तरीके से निकालो या तुम इस तरीके से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही यहां पर तुम्हारे पास एक नंबर है, 1 को फिक्स किया तो यहां पर बचा क्या, 2 और 4 और 3। इन तीनों नंबर को रीअरेंज करने का तरीका फिर से बोल सकते हो कि सर 3 नंबर है, फिर से हम 3 का फैक्टोरियल बोलो, या तो ऐसे बैठाओ या तो ऐसे ही लिखो, इसको एक को फिक्स करो, फिर उसके बाद देखो। तो यहां से भी टोटल केस कितना आएगा, इसका टोटल 6 केस आएगा,
कितना केस आएगा, बन के 6 केस आएगा। जब 6 केस आएगा तो यहाँ से भी 6 केस, तो उन दोनों को ऐड कर देना है। डेफिनेटली ये अलग है, वो अलग है दोनों नंबर, और बोल सकते हैं कि टोटल नंबर जो फॉर्म करेगा 4 डिजिट का, यहाँ से बन के आएगा 6 + 6 तुम्हारा कितना आ जाएगा, 6 + 6 वो हो जाएगा 12। दैट इज योर आंसर। यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आते हैं तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या, देखो यहाँ पर कि एक द नंबर ऑफ 10 टेकिंग लास्ट 2 डिजिट दिस नंबर। देखो इसको बनाने का बहुत सारा अप्रोच है, बहुत सारा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, आगे चल के पर वो फॉर्मेट थ्योरम है, बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। इसमें कुछ करना नहीं था, इसमें कुछ भी नहीं करना था। 5 का पावर है, हम अगर तुमसे पूछूं कि 5 पे पावर 1 कितना होता है, 5 होता है। 5 के पावर 2 कितना होता है, तो यहाँ पर 25 आता है। 5 पे पावर 3 कितना होता है, तो यहाँ पर बोलोगे 125 आता है। और 5 पे पावर 4 भी बोलेंगे तो 625। अगर मैं आगे कितना भी करूंगा, जब भी पावर बढ़ेगा लास्ट डिजिट तुम्हारा 25 आएगा, और यहां पर कितना भी पावर रख दूं इसका आंसर भी वही होने वाला है। तो इसका आंसर जो होगा ना सिर्फ 25 आएगा। तुम यहां से बोल सकते हो इसका आंसर कितना होगा, 25। दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेट ABC क्वाड्रिलेटरल विथ एंगल दिस वन 70 डिग्री, ये एंगल 70 डिग्री, और एक एंगल दिया हुआ 10 डिग्री, एंड एक एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री। तो मेजर द एंगल CAB। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका एक क्वाड्रिलेटरल ABC एक बना लेते हैं। तो फॉर यहाँ पर तुम्हारे पास क्वाड्रिलेटरल एक बना लेता हूँ आपके लिए। तो ये तुम्हारे पास ये रहा तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल, ये तुम्हारा रहा क्वाड्रिलेटरल। नाम रख लेता हूँ इसमें, तो ABC और एक नंबर D है, एक नेम क्या है, D है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर बताओ कि ADC कहाँ पर है, ADC, तो ये वाला एंगल जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। और फिर दूसरा एंगल दिया हुआ है ACD देखो तो कहाँ पर है, ACD, मतलब कि यहां पर थोड़ा सा अच्छे से देखो मिलाना पड़ेगा ACD के लिए, क्योंकि ACD एंगल दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा एंगल कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर दिया हुआ है ACB कहां पर है, तो ACB ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 10 डिग्री। ठीक है, और एक एंगल कौन सा दिया, BAD कहां पर है, BAD, मतलब ये वाला टोटल एंगल यहां से लेकर यहां तक एंगल कितना दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान देना, ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा कि कौन सा एंगल के बारे में, थोड़ा ध्यान देना, कौन सा एंगल के बारे में तुमसे पूछा गया है, थोड़ा ध्यान देना। तो CAB कहां पर है, CAB ये वाला एंगल के बारे में पूछा है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हो खुद से। यहाँ पर कह सकते हो कि सर ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ट्रायंगल का लॉ यूज करेंगे तो यहाँ से ये एंगल कितना आ जाएगा, 70 140, तो ये एंगल होना पड़ेगा 40 डिग्री। ट्रायंगल लॉ से कह सकते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 70 40 तुम्हारा कितना है, 180 डिग्री, और ये टोटल एंगल दिया 110 डिग्री। तो अब जब टोटल एंगल दिया हुआ है तो मुझे ये एंगल पूछा गया है, एंगल ऑफ CAB। तो यहां से बोल सकते हैं कि टोटल एंगल 110 डिग्री था, और उसमें से तुम्हें 40 डिग्री माइनस कर देना पड़ेगा, तो यहां से कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। दैट इज योर आंसर। ये तुम्हारा आंसर रहा, इसमें कुछ था ही नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ भी जान नहीं था, इसको खुद से भी ट्राई कर सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस चीज को समझना है। मेरे पास A दिया हुआ है समथिंग, अब C दिया हुआ है ये, और B दिया हुआ ये, और यहाँ पर फाइंड क्या करना है, AB माइनस C। तो मेरे को फाइंड जो करना है, यहाँ पर ध्यान देना क्या दिया हुआ है, ये तुम्हारा मॉडुलस फंक्शन होता है। मॉडुलस में क्या होता है यहाँ पर थोड़ा समझना, AB माइनस C, और तुम लिख सकते हो AB माइनस C को क्या लिख सकते हो, A दिया हुआ जो भी वो चीज़ लिख लो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ेगा, x/y और तुम्हारा y/z और प्लस z/x, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, b से। तो b मेरे पास क्या है, y/x प्लस z/y प्लस x/z, ये गिवन है। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, ये तुम्हारा, और इसमें से
इसमें से माइनस क्या करना है, सी वाला ये पूरा वैल्यू है, सी वाला यहाँ पर पूरा वैल्यू है। अब सी वाला को हम क्या करते हैं, इधर को हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्टली वो चीज़ ना करके हम थोड़ा सा जल्दी काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरे पास जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर समझना क्या निकल के आएगा मेरे पास, एक्स वाई यहाँ पर और यहाँ पर भी वाई बाई एक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स जेड और वाई स्क्वायर, तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स जेड बाय वाई स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा, इसको जब तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे भी मल्टीप्लाई कियो, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बन के निकल के आएगा, इसको क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ऊपर में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड हो जाएगा। फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई कर लिया, अब मैं दूसरा लेता हूँ, मैं दूसरा इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर से प्लस होगा, ध्यान रखना मैं इंडिविजुअली करता हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स, क्या हो जाएगा, जेड एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स, फिर इसको हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई से कट जाएगा, जेड जेड से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स वाई बाय जेड स्क्वायर, एक्स वाई बाय जेड स्क्वायर, तुम ये करोगे, ठीक है। और फिर मेरे पास ध्यान रखना अभी एक और बच गया है, तो एक और दूसरा कलर ले लेते हैं तुम्हारे लिए, कलरफुल, ठीक है। तो कलरफुल यहाँ पर अब मैं इसको करता हूँ, इसको करने के लिए मैं थोड़ा सा दूसरा कलर लेता हूँ, इसको हम क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो थोड़ा ध्यान देना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, वाई जेड बाय एक्स स्क्वायर, वाई जेड बाय एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, और प्लस होगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर बाय एक्स वाई, जेड स्क्वायर बाय एक्स वाई, ठीक है। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से फिर से 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं था, बड़ा ही दर्द है। चलो ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन है, और इसको डेफिनेटली है, इसको खोलोगे तो डेफिनेटली हम चेक करते हैं उसमें से कोई टर्म हो जो इससे कट जाए। माइनस कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर माइनस करने से पहले यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहीं पर, तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, थोड़ा सा फास्ट करना, तो हम यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा कि सर यहाँ पर एक्स वाई कट जाएगा तो एक्स बाय जेड होगा, कितना होगा, एक्स बाय जेड, कोई दिक्कत, पक्का ना, एक्स बाय जेड होगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि सर एक्स एक्स कट जाएगा तो जेड बाय वाई हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, जेड जेड क्या जाएगा तो वाई बाय एक्स हो जाएगा, वाई बाय एक्स। अब इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर ध्यान देना, जेड बाय एक्स से और प्लस एक्स बाय वाई से, ध्यान देना है, मेनली कैलकुलेशन था। और जब इसका हम क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो या इस पूरे टर्म को पूरे को पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसको इंडिविजुअली करते हैं। चलो इसको करके देखते हैं। तो मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूँ, यहाँ पर कौन सा कलर लूँ बता, अच्छा सा कौन सा कलर, ये गुलाबी, चलो गुलाबी कलर ले लिया, ठीक है, गुलाबी तो नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स एक्स कट गया, जेड जेड कट गया तो 1 आ गया यहाँ से, चलो ठीक। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो जेड स्क्वायर बाय एक्स वाई हो गया, जेड स्क्वायर बाय एक्स वाई। और फिर से क्या हो गया, प्लस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो जेड जेड से कट गया तो ऊपर में क्या बच गया, वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स, वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, वाई जेड बाय एक्स स्क्वायर, वाई जेड बाय एक्स स्क्वायर। पहला काम खत्म कर लिया, इससे सभी को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर बीच में प्लस। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसको करते हैं तो थोड़ा सा ये कलर भद्दा लग रहा है, दूसरा लेते हैं। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय वाई जेड प्लस क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, वाई एक्स जेड बाय वाई स्क्वायर, ठीक है। और फिर प्लस क्या होगा, यहाँ पर अगर देखोगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा एक्स वाई डिवाइड बाय तुम्हारा एक्स वाई डिवाइड बाय जेड स्क्वायर, ठीक है। और प्लस अब लास्ट बचा, अब यहाँ से तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये फाइनली था ओवर, ठीक है। ये तुमसे कैलकुलेशन कराया गया था, ठीक है, कि तुमको आता है या नहीं आता है।
अब तुझे क्या देखना है, देख लो क्या देखना है, इन दोनों को माइनस करना है। तो हम क्या देखेंगे, सेम टर्म इसके अंदर जो हो उसके अंदर हो जाएगा, वो दोनों कट जाएगा। तो मेरे पास देखो यहाँ पर सेम टर्म 1 मिल गया, यहाँ पर भी 1 मिल गया, ये दोनों काट दूँ क्या, चलो काट दिया, माइनस है दोनों में। ध्यान रखना यहाँ पर जो है ना माइनस टर्म है, तो ये पूरे यहाँ पर ही माइनस लग गया। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर रहे हैं एक तरह से, मतलब कि 2 - 2 0, 3 - 3 0, वैसे ही कर रहा हूँ। यहाँ पर x बाय जेड बाय वाई स्क्वायर क्या है, जेड एक्स बाय वाई स्क्वायर, यहाँ पर है क्या, जेड एक्स बाय वाई स्क्वायर कहीं पर है क्या, ये देख लो, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये कट गया, ये भी कट गया। ये क्या, एक्स स्क्वायर बाय जेड, एक्स स्क्वायर बाय वाई जेड, एक्स स्क्वायर बाय जेड, ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाय वाई जेड, ये भी कट गया। वाई स्क्वायर बाय जेड एक्स, वाई स्क्वायर बाय जेड एक्स, ये भी कट गया। और तुम्हारा एक्स वाई बाय जेड स्क्वायर, एक्स वाई बाय जेड स्क्वायर, ये भी कट गया। और वाई जेड बाय एक्स स्क्वायर, वाई जेड बाय एक्स स्क्वायर, वाई जेड बाय एक्स स्क्वायर, ये भी कट गया। जेड स्क्वायर बाय एक्स वाई, ये भी कट गया। क्या यार, कुछ था ही नहीं इसमें। अब बचा क्या, एक 1 भी बचा, इसको 1 से 1 को भी कैंसिल कर दिया, कोई दिक्कत है। और इसका बचा क्या, यहाँ पर कुछ बचा भी क्या, यहाँ पर एक चीज़ बच गया, वो तुम्हारा रहा 1। क्या बचा, 1 बचा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये समथिंग माइनस समथिंग, जिस वैल्यू विल बी 1 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहीं पर गलती तो नहीं की है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। चलो ठीक है, दूसरा आता है। अब यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब 3 नंबर जो पेयर में 3 नंबर जो कह सकते हैं आता है एक साथ, उसको बोलते हैं ट्रिपलेट। तो यहाँ पर 3 नंबर ABC है, और जो ABC है यहाँ पर तुम्हारा ऐसा कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, A पे पावर 20 प्लस B पे पावर 20 प्लस C पे पावर 20 इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया हुआ है A पे पावर 24 प्लस B पे पावर 24 प्लस C पे पावर 24 इज इक्वल टू 1। ये सभी का पावर जो है ना 1। और एक चीज़ थोड़ा सा इसमें ध्यान दोगे तो क्या है कि यहाँ पर ना A पे पावर 20 मतलब क्या है, एक इवन पावर है। और जब भी तुम इवन पावर, अगर मैं तुमसे पूछूं एक्स स्क्वायर का वैल्यू तुम्हारा क्या निगेटिव हो सकता है, कभी नहीं। तो यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगा कि सर इसका जो भी वैल्यू होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, सो ऑन, बड़ा सा वैल्यू होगा, तो एक पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है, कह सकते हैं नॉन नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पर भी जो भी नंबर होगा वो हमेशा पॉजिटिव देगा, उसका सम कितना देने वाला है, 1 देने वाला है। तो एक मेरे को सॉल्यूशन दिख रहा है, एक फर्स्टली मैं एक डिस्कस करता हूं, इसमें एक सॉल्यूशन दिख रहा है। या तुम एक थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना, यहां पर क्या हो रहा है कि सर ये वाला यहां से इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ रहा है, मतलब कि जो भी वैल्यू हो सेटिस्फाई करना चाहिए दोनों में, इन दोनों का इक्वेशन का सम 0 होना चाहिए। चलो मैं एक केस लिखता हूं, फर्स्टली ऑफ एक केस लिखता हूं। मेरे पास हो सकता था A1 हो, बाकी सब 0 0 हो, या हो सकता था सर 0 0 0 1 0 हो, या तो 0 0 1 हो। ABC का वैल्यू है ये एक्चुअल में, ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा B है, ये तुम्हारा C है। या तो तुम बोल सकते थे कि या सर ये हो सकता है, और तुम्हारा क्या केस हो सकता है इसमें, या सर ये हो सकता है, और दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस ये हो सकता है। दूसरा केस इसमें कुछ दिख रहा है क्या तुम्हें, या तो ये हो सर, और तुम्हारे पास और कोई केस है, इसको रीअरेंज कर सकते हैं। तो मेरे पास ये 3 केस है, 3 नंबर को लेने का तरीका कि सर या तो A0 हो, या तो B0, A1 होगा तो ये सभी 0, या तो ये 1 होगा तो ये दोनों 0, या तो ये 1 हो तो ये बाकी सब 0। तो मेरे पास टोटल केस इसमें देखा जाए तो यही बन रहा है। और कोई तरीका अगर ढूंढने का कोशिश करें तो कितना ट्रिपलेट बनेगा, तो मेरे पास एक ट्रिपलेट तो ये हो गया, ये भी एक ट्रिपलेट है, ये भी एक ट्रिपलेट है, ठीक, ये एक ट्रिपलेट है। तो यहाँ पर थोड़ा समझना कि मेरे पास कितना केस बनेगा, ठीक है, कितना केस बनेगा, टोटल 3 केस। तो इसका आंसर जो होगा ना 3 होगा। लेकिन माइंड में आ रहा होगा सर ये 0 और 1 को छोड़ के कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है क्या, तो डेफिनेटली इसका आंसर होगा नो। क्यों नहीं होगा, इसका रीज़न ये है कि जब तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे, जहाँ पर A20 फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड में आ रहा होगा, चलो मैं एक तुम्हारे लिए A2 प्लस B स्क्वायर इक्वल टू A पे पावर 4 प्लस B पे पावर 4 इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, ठीक है। और तुमने कुछ मान लिया कि सर A का वैल्यू मैं मान लेता हूँ 0.5 है, 0.5 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया, तो यहाँ से B स्क्वायर का वैल्यू तो निकाल सकते हो, 1 माइनस 0.25, और B इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आया, √0.7, यहाँ से आ गया।
जब तुम इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो b का वैल्यू कितना है, रूट अंडर 0.7। क्या तुम जब इस इक्वेशन को, ये भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए, ये भी तो ये इसी के लिए है, इसी इक्वेशन के लिए, जब इसके अंदर पुट करोगे तो ये तुम्हारा क्या देगा, 0.5 पे पावर 4 और प्लस b पे पावर 4 इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है 1 है, और तो b पे पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस कितना हो जाएगा, जो भी यहाँ पर है तो 0.625। अब इसका रूट अंडर करोगे, क्या ये जो b का वैल्यू है, क्या यहाँ पर b का वैल्यू सेम होगा क्या, तो डेफिनेटली इसका आंसर नो। तो यहां पर जब सेम नहीं आ रहा, इट मींस इसका एक इक्वेशन है, यहां पर दो अलग अलग इक्वेशन है, इसका जो सॉल्यूशन होगा डिफिनिट होगा, वो डिफिनिट सॉल्यूशन जो होने वाला है वो या तो 0 होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं ले सकते। तो इसका नंबर ऑफ ट्रिपलेट कितना होने वाला है, 3 होने वाला है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पर क्या बोला है, तो डिटरमाइन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब टू ऑफ which vertices आर, ये दो वर्टिसेस दिया हुआ है। एक क्यूब है, यहां पर ध्यान देना, एक क्यूब है, यहां पर किसका बात कर रहा है, क्यूब है जिसका दो वर्टिसेस गिवन है। दो वर्टिसेस क्या है, एक ये है एक ये है। चलो हम क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं बाय हैंड। तो चलो यहां पर सपोर्ट करना, ये क्यूब तुम्हारा होगा क्या, देखो अच्छे से ऐसा बना सकते हैं, और फिर मैं क्या करता हूं, इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऐसा बना देता हूं, कोई दिक्कत होगा क्या, देख लो तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा क्यूब है और ये तुम्हारा वर्टिसेस है। टोटल वर्टिसेस क्यूब के अंदर कितना होता है, 8 होता है। टोटल वर्टिसेस कितना होता है, 8 होता है, और उस वर्टिसेस में दो वर्टिसेस गिवन है, और कोई भी वर्टिसेस हो सकता है। मेरे को ये गिवन यही पता नहीं किया है कि कौन सा वर्टिसेस है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल वर्टिसेस कितना, 8 है। अब यहाँ पर देखो, इसमें ट्विस्ट क्या था, इस क्वेश्चन में बहुत चालाकी किया है IQM वाले ने। क्या किया है कि वर्टिसेस बताया नहीं कि कहाँ पर है, तो डेफिनेटली तुम्हें एज्यूम करना पड़ेगा कि चलो एक जगह पर मान लेता हूं, मान लेते इसको फिक्स कर दिया 1 2 0, तो या तो दूसरा वर्टिसेस सर इसी एलोंग के एलोंग होगा, यहां पर दूसरा वर्टिसेस हो सकता था सर 3,3,2, हो सकता था सर ये पॉइंट यहां ना होकर यहां पर हो, कहां पर 3 3 2, या नहीं सर यहां पर भी हो सकता है सर 3,3,2, नहीं सर यहां पर भी हो सकता है, चलो इस जगह भी लिख सकते हैं 3,3,2, नहीं सर यहां पर भी हो सकता है, चलो यहां पर भी लिख देता हूं 3,3,2, नहीं सर मेरे को यहां पर भी लिखना है 3,3,2, यहां पर भी लिखना है सर, चलो कोई दिक्कत नहीं, हर जगह हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक को फिक्स किया, बाकी सब कहीं पर भी हो सकता है, नो इशू। चलो तुम्हारे लिए मैंने सभी जगह लिख दिया। अब यहां पर देखना कि जब हम डिस्टेंस, यहां पर ध्यान देना कि मेरे को सरफेस एरिया निकालना, सरफेस एरिया निकालने के लिए मेरे को साइड का गिवन जरूरी चाहिए, और साइड का जब तुम्हारे साथ साइड अगर निकल जाएगा तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6a², मतलब 6 साइड का स्क्वायर, तो साइड मेरे को चाहिए। अब साइड निकालने के लिए यहाँ पर ना एक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है, जो डिस्टेंस फॉर्मूला हम बताएंगे कैसे निकाला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्टेंस बताओ, यहां से ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस इक्वली होने वाला है क्या, ये पॉइंट ले सकते हैं। अब तुम खुद से बताओ, ये पॉइंट लो या ये पॉइंट लो, दोनों एक ही है, तो इस पॉइंट को लेना कोई मतलब नहीं बनता है कि सर ये पॉइंट लिया ये भी डिस्टेंस सेम ही होने वाला है, कोई मतलब नहीं बनता है। हम क्या करते हैं, अब दूसरा डिस्टेंस तो समझना, ये वाला भी देखो आज ऊपर जाएगा तो ये भी तो उतना ही डिस्टेंस पे है, जितना ये एक साइड है वैसे ही इतना साइड है, ये भी डिस्टेंस लेने से कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब कि मैं एक बता रहा हूं कि ये क्यों नहीं ले सकते, इसका रीजन ये है कि सब डिस्टेंस सेम ही है, तो कोई मतलब नहीं बनता है कि कौन सा ज्यादा डिफरेंस रहेगा, डेफिनेटली उसको लेना है। तो यहां पर अगर मैं इसका बात करूंगा कि सर ऐसे है एक, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस अगर देखा जाए तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये डिस्टेंस निकालना पड़ता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का, ये भी साइड ए है तो ये भी साइड ए है, तो हम बोल सकते हैं मेरे पास एक हो सकता है कि सर ये डिस्टेंस है। पहले चलो इस डिस्टेंस को कैसे निकाला जाता है, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाया जाता है। यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है ना, तो समझना, यहाँ पर डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला होता है मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, कि सर दो अगर मेरे पास पॉइंट गिवन हो तो वहाँ पर डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज़ सीख लेते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है, कभी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो निकाला जाता है ना, वो मेरे पास ये फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो मेरे पास रूट अंडर, थोड़ा ध्यान देना, रूट अंडर हम ये बोल सकते हैं कि सर एक फॉर्मूला देखा होगा क्लास 9th में जाकर या 10th में जाकर देखोगे तो ये वाला फॉर्मूला लिखा रहता है x2 - x1 y2 - y1 का स्क्वायर, और तुम्हारा क्या होता है यहाँ पर एक बढ़ जाता है, वो क्या है z2 - z1 का स्क्वायर, बस इतना सा काम बढ़ जाता है। ठीक है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। मेनली तुम्हें करना क्या रहेगा कि इसके x कोऑर्डिनेट को इसके x कोऑर्डिनेट से माइनस करके स्क्वायर करना पड़ेगा। मैंने x कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर, 3 - 1 कितना होता है
2 का स्क्वायर। 3 - 1 कितना होता है? 3 - 1 करेंगे तो 2, और 3 - 2 करेंगे तो कितना होगा? मैं चलो तुम्हारे लिए लिख देता हूँ। 3 - 2 का स्क्वायर करेंगे, और दूसरी बार क्या करेंगे? 2 - 0, 2 - 0 का स्क्वायर। अब तुम बताओ यहाँ से 4 + 1 + 4, और ये कितना आएगा? 3 आ जाएगा। मतलब √9 तुम्हारा 3 वैल्यू आएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं यार सर, अब देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या क्या है तुम्हारे पास, ध्यान देना यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या क्या है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, दिख रहा है ना? इस क्वेश्चन को क्या करता हूँ, थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है? चलो नाइस। अब ये क्या करता हूँ, मेरे पास डिस्टेंस तो निकल गया 2 पॉइंट के बीच में, कहीं पर भी रहे ये डिस्टेंस तुम्हें हमेशा पता रहेगा। लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि सर ये डिस्टेंस जो होगा ना, एक बार डिस्टेंस ए के इसके साइड के बराबर होगा। जो यहाँ पर देख रहा है कि सर ये वाला डिस्टेंस है ना इसके साइड के बराबर है, क्या ये डिस्टेंस साइड के बराबर है? नहीं। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो ए रूट अंडर जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या होगा? √2a होगा, राइट? √2a होगा। हम बोल सकते हैं कि सर एक बार डिस्टेंस जो होगा ना, मतलब 3 बराबर a होगा एक बार, और एक बार बोल सकते हैं 3 बराबर √2a होगा। और थर्ड टाइम क्या होगा, थोड़ा ध्यान देना, थर्ड टाइम क्या होगा यहाँ पर ध्यान देना। थर्ड टाइम जब तुम √2a निकाला, सर ये वाला डिस्टेंस बहुत ही दूर होने वाला है। देखो अच्छे से, सर ये √2a और इसके बीच का एंगल जो होगा ना 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री होगा तो ये तुम्हारा साइड क्या होता है? a होता है। √2a और a का अगर तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये वाला जो डिस्टेंस तुम्हें जो निकल के आएगा वो होगा √3a। करके देख लेना पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो यहाँ से क्या आएगा कि सर 3 = एक बार √3a भी होगा। अब यहाँ से a का फॉर्मूले से हम ये बोल सकते हैं कि सर सरफेस एरिया जो होता है ना 6a का स्क्वायर होता है। हम बोल सकते हैं सर 6 × 3 का स्क्वायर, और ये क्या होगा 9 6 54। कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो a = कितना होगा? 3/√2, 3/√2। तो हम बोल सकते हैं सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6 × a², मतलब कि a कितना है मेरे पास? 3/√2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 6 × 3 मतलब 9/4। और यहाँ से तुम्हें कितना निकल के आ जाएगा? 9/2, सॉरी 9/2। ये तुम्हारा 3 होगा, तो ये तुम्हारा कितना होगा? 18 होगा। यहाँ से तुम्हारा सरफेस एरिया 18 निकल के आएगा। और यहाँ से जब करोगे तुम तो a = बोल सकते हैं कि सर इसको डिवाइड देंगे 3/√3, तो हम बोल सकते हैं कि सर ये √3 है, और √3 है तो मेरे पास सरफेस एरिया क्या निकल के आएगा? 6 × a², और 6 × a² मतलब कि √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है। तो 6 × 3, तो यहाँ से भी कितना आया? 18 आया। कुछ यहाँ पर देखना गलती तो नहीं की है ना यहाँ पर? अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो तुम्हारा होगा ये देखो, ये तुम्हारा 9 × तुम्हारा 3 कितना होता है? 9 × 3 तुम्हारा कितना होता है? 27 होता है, ठीक है? अब जब अब बोला क्या? सम ऑफ ऑल पॉसिबल सरफेस एरिया, तो यही तुम्हारा पॉसिबल सरफेस एरिया है। ये बोल सकते हैं कि ये तुम्हारा 1 था, ये तुम्हारा 2 था, और ये तुम्हारा 3 था। तो इन तीनों का सम बता दो कितना होता है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेना सम कितना होता है। तो मेरे पास सरफेस एरिया कितना है? 54 प्लस कितना है? 27 प्लस कितना है? 18। अब इन तीनों का सम करोगे तो यहाँ से कितना आएगा? 54 प्लस इन दोनों का सम करोगे तो ये तुम्हारा 45 देगा, और 45 को जब ऐड करोगे तो ये तुम्हारा 99 आएगा। तो एम आई राइट? तो इसका आंसर जो हो गया ना, फाइनल आंसर, वो तुम्हारा 99 होगा। यही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है? ये तुम्हारा 99 आंसर था इसका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि बोला था n be the smallest integer such that sum of digit of n is divisible by 5। क्या है? डिविजिबल बाय 5। और तो एज वेल एज सम ऑफ डिजिट ऑफ n + 1 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। था समझना, ये क्वेश्चन काफी जबरदस्त है। इसमें एक चालाकी, इससे पहले हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है काफी मजेदार है, जो चेस खेलता है उसको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में था क्या, देखो कि एक ग्रिड पॉइंट्स, मतलब कि एक पॉइंट है mn, और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। इस पॉइंट की जगह पर क्या है? 0 से लेकर 4 तक था, 0 से लेकर 4 तक, मतलब कि m का वैल्यू और n का वैल्यू कहाँ तक है? 0 से लेकर 4 तक। वी सेड ए पेयर ऑफ पॉइंट a, b और c, d, मतलब कि जो तुम्हारा दो पेयर है a, b और c, d, और ये किसका मूव है? नाइट का मूव है। देखो अच्छे से, ये क्या लिखा है? नाइट का मूव। और नाइट का मूव तुम तो थोड़ा सा याद होगा, घोड़े का चाल है, और घोड़े का चाल जो होता है ना, 2 कदम आगे बढ़ता है फिर लेफ्ट लेता है। मतलब कि ये कह सकते हैं, मैं बताऊं तो मेरे पास चार पॉइंट है। समझो मेरे पास कितना है पॉइंट है? 4 पॉइंट। यहाँ पर 0 से लेकर 4 मान लेते हैं। ये तुम्हारा पॉइंट 0, उसके बाद तुम्हारा 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर थोड़ा समझना 0
0 1 2 3 और ये पॉइंट मान लेते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ना 4 है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर घोड़े का चाल चलाना है, घोड़े का चाल चलाना है, तो डेफिनेटली पहले हम इसको बना लेते हैं एक बॉक्स की तरह। चेस बोर्ड, तुम्हारे लिए चेस बोर्ड बना दिया, चलो। और इधर भी चेस बोर्ड बना देता हूँ। 4 घर बन गया क्या, 1 2 3 4, इधर भी तुम्हारा 4 घर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4 घर बन गया, ठीक है, ये 4 घर बन गया। अब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना, ये मेरे पास 4 घर, इधर से भी तुम्हारा 0 1 2 3 4। अब घोड़े का चाल क्या होता है कि अगर 2 कदम इधर आगे बढ़ा तो तीसरा कदम पे यहाँ पर आकर रुकेगा। अगर घोड़ा यहाँ पर होगा तो यहाँ पर आएगा, मतलब नाइट अगर यहाँ पर है तो 2 कदम क्या बोला है, आगे बढ़ो फिर 1 कदम ऊपर बढ़ो, वही बोला गया है यहाँ पर। 2 कदम आगे बढ़ो 1 कदम यहाँ पर बढ़ो। या तो हो सकता है कि सर ऐसे भी जाए, हाँ या ना, हम बोल सकते हैं एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसमें 2 चाल हो सकता है, या तो घोड़े मतलब कि नाइट ऐसे चले या तो ऐसे चले। तो हम बोल सकते हैं कि एक रेक्टेंगल के अंदर, एक रेक्टेंगल के अंदर, इस रेक्टेंगल के अंदर बोल सकते हैं कि इस रेक्टेंगल के अंदर सर यहां पर रहेगा तो क्या होगा, या सर इधर से इधर जा सकता है या तो इधर से होकर इधर के जा सकता है। अगर इसके पास रहा 1 पोजीशन, अगर 2 के पास बैठा दूंगा तो क्या होगा, इससे इधर यहां पर चला जाएगा, हाँ या ना। थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना, एक ये है तो ये यहां से लेकर यहां पर चला जाएगा या तो इधर से होकर इधर। तो हम बोल सकते हैं एक रेक्टेंगल के अंदर टोटल केस जो होगा ना, इसका मूवमेंट 4 होगा एक रेक्टेंगल के अंदर। रेक्टेंगल नहीं बोल सकते, थोड़ा सा बड़ा है ये, तो इधर से इधर जाए या तो इधर से, 2 कदम इधर से कर सकते ऊपर एक नीचे, और एक यहां पर अगर बैठा देंगे तो ये इधर से अगर यहां पर जाएगा या तो इधर से होकर इधर। तो मेरे पास टोटल केस कितना होगा, 4 होगा। तो वैसे हम काउंटिंग कर लेंगे कितना रेक्टेंगल है, ये सबसे बड़ा चालाकी था। तो चलो काउंटिंग करने बैठते हैं हम, तो काउंटिंग करें क्या, चलो एक रेक्टेंगल ये बन गया, दूसरा रेक्टेंगल कैसा बनेगा, ये बनेगा 2, तीसरा कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा क्या, और कोई बनने वाला है नहीं। तो इस रो में कितना रेक्टेंगल बना, 1 2 और 1 3, 3 रेक्टेंगल बना, 3 रेक्टेंगल बना। ऊपर में भी 3 रेक्टेंगल बनेगा, इसके पास भी 3 बनेगा, इसके पास भी 3 बनेगा, 3 बनेगा पक्का पक्का, ठीक 3 बनेगा। अब देखना, अब 3 बनेगा और हर एक रेक्टेंगल में कितना चाल है, 4 चाल है, तो 4 चाल इसका लिख दिया, 4 चाल लिख दिया। और ये देखो कितना बचता है सर, यहाँ पर 12 12 12 12 सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 48 आ जाएगा। क्या यही सॉल्यूशन होगा, अरे अंधो यहाँ पर ध्यान दो, क्या है यहाँ पर, क्या है कि सर एक रेक्टेंगल ऐसे बनाया तो क्या ऐसे भी नहीं बना सकते क्या, ये देखो तो ये वाला भी रेक्टेंगल बना सकते हैं, ये वाला भी रेक्टेंगल बना सकते हैं, इधर से भी देखो वैसे ही बन रहा है क्या, एक रेक्टेंगल 1 इधर हुआ और ये तुम्हारा 2 हुआ, इधर वही 3 हुआ। तो सिमिलर यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो ये कह सकते हैं सर इधर भी वैसे ही बनेगा। हम कर दें डायरेक्ट मल्टीप्लाई 2 और ये कितना निकल के आएगा, 96। आर यू गेटिंग, तो मेरे पास इसमें टोटल पेयर कितना निकल गया, किंग का मूव कितना होगा टोटल 96, इसका आंसर कितना होगा 96। अब आते हैं नेक्स्ट मूव पे, मेरे पास ये क्वेश्चन है। अब ये देखो, ये भी काफी इजी क्वेश्चन था, कर सकते थे, मतलब कि इसके अंदर क्वाड्रेटिक का सॉल्व करना था। और यहां पर कुछ बोला गया था, डिटरमाइन द पॉजिटिव इंटीजर ऑफ वाई, पी, पॉजिटिव इंटीजर ऑफ पी, पी के बारे में पूछा गया। और पी यहां पर किस फॉर्म में दिया वाई से, तो तुम्हें पहचानना था किसका वैल्यू निकालना है, पी का वैल्यू को इंटीजर करना था, तो पी के वैल्यू को इंटीजर करना है। और जहां पर बोला है एबीसी के बारे में क्या है, एक ट्रायंगल का साइड है। तो यहां पर देखो काफी इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, खुद से भी ट्राई कर सकते हो। चलो मैं करके दिखाता हूं तुम्हें ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो मेरे पास इसको लिखते हैं, फिर से इस पूरे इक्वेशन को लिखते हैं, चलो रीअरेंज करके भी लिख सकते हो। चलो वो इक्वेशन क्या है पहले ये देख लो, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 6 इंटू बी स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर और माइनस 6ab माइनस 6pbc इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, p का वैल्यू निकालना है। तो मतलब जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा दिया रहता था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ पर हम यूज क्या करते थे कि सर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय क्या करते थे 2a। तो यही चीज यहाँ पर भी करना है p के टर्म में। यहाँ पर ABC ऑलरेडी एक ट्रायंगल का साइड है, तो हम क्या करेंगे, p का वैल्यू निकालना है, मेनली p को इंटीजर बनाना है। तो p को इंटीजर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा समझना।
तो P को एक बार ले लेते हैं, तो यहाँ पर समझना मेरे पास ये रहा, और P को अगर लेंगे यहाँ से, थोड़ा ध्यान देना, इसमें से P को उठाओ, तो P को थोड़ा सा देखना, तो ये क्या होगा B इंटू पी स्क्वायर, तो मेरे पास B स्क्वायर एक P स्क्वायर हो गया, और P कहाँ पर है, यहाँ पर -6PBC, और प्लस कितना हो जाएगा A स्क्वायर, और इसके अंदर क्या हो जाएगा 6B स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9C स्क्वायर, और फिर क्या बचेगा -6AB इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो P के में यहाँ पर क्या है, P में क्वाड्रेटिक है और बाकी सब कांस्टेंट है, इसको C की तरह ट्रीट करेंगे, इसको C की तरह ट्रीट करेंगे। तो मेरे पास P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बता सकते हो, तो यहाँ से हम बोलेंगे सर -B का मतलब क्या हुआ, ये वाला जो भी टर्म है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाले पार्ट को लेना है। तो मेरे पास कितना है माइनस माइनस प्लस 6BC, यहाँ पर प्लस माइनस होगा रूट अंडर, थोड़ा ध्यान देना रूट अंडर जो होगा ना ये वाला टर्म होगा, तो चलो इसका स्क्वायर करो, तो मेरे पास 36B स्क्वायर और C स्क्वायर होगा, और यहाँ पर समझना माइनस, मेरे पास माइनस होगा -4 इंटू ए तुम्हारा क्या है B स्क्वायर, ए क्या है B स्क्वायर है, और अंदर में सभी को लिखो, अंदर में तुम्हें सभी को लिखना है A स्क्वायर प्लस 6B स्क्वायर प्लस 9C स्क्वायर -6AB, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाय 2A, तो 2A क्या हो जाएगा 2B स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस वाले टर्म को हम पहले देखते हैं, इसके अंदर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, देखो तो एक बार अच्छे से इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कुछ तो है या नहीं। इस रूट वाले को टर्म को देखते हैं, तो रूट वाले टर्म को देखेंगे तो हम रूट वाला यहाँ पर लिख लेते हैं फिर से, ठीक है। समझना यहाँ पर जो है ये चीज़ समझना है, ठीक। तो ये चीज़ रहा तुम्हारे पास, तो मेरे पास क्या है 36B स्क्वायर और C स्क्वायर है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते जाओ, -4A स्क्वायर B स्क्वायर, चलो ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -36B पे पावर B स्क्वायर, B पे पावर 4, B पे पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -36B स्क्वायर C स्क्वायर, अरे यार ये तो कट गया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा +4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 4 इंटू 6 24, और तुम्हारा क्या हो जाएगा B क्यूब A, थोड़ा ध्यान देना ये तो इससे कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, इसको तुम फिर से रीअरेंज करोगे तो यहाँ पर अच्छे से देखोगे तो माइनस अगर मैं बाहर ले लूँ, इसमें भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, इसके पास पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली उसके पास नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखो तो 2AB का स्क्वायर है, ये क्या है 2AB का स्क्वायर है, प्लस ये कितना है तुम्हारे पास अगर देखोगे तो ये तुम्हारा क्या है 6B का B स्क्वायर का होल स्क्वायर है, -2 इंटू, था ध्यान ये कुछ फॉर्मेट दिखेगा 2 इंटू तुम्हारे पास 2AB और इंटू 6B स्क्वायर, देखो तो क्या यही टर्म है क्या एक्चुअल में, देखो तो इन सभी को मल्टीप्लाई करो तो क्या 24 आता है, देखो तो 2 इंटू 2 4 इंटू 6 -24AB क्यूब, सही है। तो मतलब क्या हुआ कि सर ये तो A माइनस B का होल स्क्वायर है, तो माइनस ऑफ A माइनस B मतलब कि 2AB और -6B स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है बाहर में तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है -6, यहाँ पर समझना इसमें दिया हुआ क्या था, तो मेरे पास ये क्वेश्चन था, मेरे पास क्या है 6BC अपॉन में ये चीज़ दिया हुआ है 2B स्क्वायर। अब तुम खुद से बताओ ये नंबर इंटीजर हो तो इंटीजर होने के लिए इसके अंदर तो ये तुम्हारा ओवरऑल क्या है एक स्क्वायर है, मतलब कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या नेगेटिव हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। अब नेगेटिव बाहर में है तो हम बोल सकते हैं कि सर किसी पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू मतलब कि एक डब्बा का स्क्वायर है और इसके आगे में नेगेटिव है, ये कभी भी रियल नहीं नंबर देगा। तो अब जब रियल नंबर नहीं देगा तो इंटीग्रल तो होगा नहीं, अब इंटीग्रल नहीं होगा तो इसको जीरो ही होना पड़ेगा। अब जब जीरो होना पड़ेगा तो मतलब कि इस पूरे होल टर्म को क्या होना पड़ेगा जीरो। अब तुम एक अब बताओ इससे और जीरो होना पड़ेगा, तो P इज इक्वल टू देखना, तो सर इस वाले को जीरो होना पड़ेगा और मेरे को P इज इक्वल टू आ जाएगा सर इधर से माइनस डी, यहाँ पर प्लस होगा तो ये तुम्हारा डिवाइड देंगे तो ये तुम्हारा कट के तुम्हारा क्या हो जाएगा 3C/B। तो एक P इज इक्वल टू 3C/B आया, एंड तुम्हारे पास दूसरा एक इक्वेशन होगा कि सर 2AB
6b² को क्या होना पड़ेगा, 0 ही होना पड़ेगा, तभी मेरे पास ये वैलिड होगा p के लिए। तो इसको 0 होना पड़ेगा। एक तुम्हारे पास ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है। चलो इसको दोबारा लिखते हैं। मेरे पास क्या है, थोड़ा ध्यान देना। p इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया था, p इज इक्वल टू मेरे पास आया था यहाँ पर क्या था 3c/b। p इज इक्वल टू क्या है 3c/b, 3c/b। और दूसरा क्या है मेरे पास क्या है, देखो दूसरा यहां पर 2ab। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा कि सर b कैंसिल हो जाएगा, तो ये तुम्हारा a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3b। a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3b आ जाएगा, b उधर से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 से 3b आ जाएगा, राइट। तो a इज इक्वल टू 3b। चलो नेक्स्ट पेज पे, a इज इक्वल टू 3b, कोई दिक्कत नहीं। और वहां पर बोला है कि सर a b c आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। था ध्यान देना, इसका मीनिंग क्या होता है, ध्यान देना यहाँ पर कि सर ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। साइड्स ऑफ ट्रायंगल बोला, डेफिनेटली ट्रायंगल के जो दो साइड का सम होता है ना, जो ग्रेटर होता है, हम बोल सकते हैं कि सर हमेशा a प्लस बी ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन सी होना चाहिए हमेशा। ये कह सकते हो, हाँ या ना। या तो तुम बोल सकते हो कि सर इनमें से कोई दो साइड, या तुम ये बोल सकते हो ए सी ग्रेटर देन बोल सकते हो कि सर बी होगा, या तुम ये बोल सकते हो कि सर ए प्लस यहाँ पर ध्यान देना बी प्लस सी, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना बी प्लस सी ग्रेटर देन ए। तीन कंडीशन में कोई एक कंडीशन होना चाहिए, सभी कंडीशन फॉलो करना चाहिए कि तीनों का सम क्या होना चाहिए, दो का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल फॉर्म करेगा। और यही कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अप्लाई करने के बाद हम किसी को भी एक के टर्म में लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं एक्चुअल में कि सर ए के बदले में 3b लिख लेते हैं। ए के बदले में क्या लिख लेते हैं 3b। तो थोड़ा समझना, यहाँ पर ए की जगह पर क्या लिख रहा हूँ 3b। अब b के जगह पर तो b रहने दो, ग्रेटर देन सी के बदले में क्या लिखोगे यहाँ पर देखो, तो सी के बदले में हम ये बोल सकते हैं कि सर c इज इक्वल टू pb/3। ये लिखोगे क्या pb/3। चलो सही है। यहाँ पर भी वही कर लो, a की जगह पर 3b प्लस c की जगह पर क्या लिख सकते हो bp/3, ग्रेटर देन होना चाहिए वो b से। और यहाँ पर भी क्या होगा b प्लस bp/3 ग्रेटर देन होना चाहिए 3b से। ये सभी कंडीशन फॉलो करना चाहिए। और यहाँ से देखो अच्छे से, तो यहाँ पर b कटेगा, यहाँ पर क्या होगा b ये इससे कटेगा, मतलब कि ये कटेगा, तो यहाँ पर क्या होगा 4 ग्रेटर देन कह सकता है कि सर यहाँ पर क्या है p/3, हाँ या ना। और ये तुम्हारा मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्या है 12 p से ये, तो हम ये बोल सकते हैं कि सर p इज लेस देन 12। एक चीज़ पता चल गया, p 12 से छोटा था। अब यहाँ पर सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर b काट सकते हो या तो सॉल्व कर लो। तो यहाँ से एलसीएम लोगे, ये नीचे 1 हो गया, तो 3 3 9 1, ये कितना हो गया 9 प्लस p/3 इज ग्रेटर देन 1 हो गया। और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 9 प्लस p ये तुम्हारा ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, और p इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन 3 माइनस 9, तो हम बोल सकते हैं p ग्रेटर देन होना चाहिए -6, डेफिनेटली होगा ही। अब इससे देख लेते हैं, यहाँ पर भी एलसीएम लो, तो यहाँ पर b कैंसिल कर दिए मैंने, तो ये एलसीएम लोगे तो 3 प्लस p डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन तुम्हारा क्या हो गया 3 आ गया। और यहाँ से 3 प्लस p ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 9, और p ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 9 माइनस 3, तो p ग्रेटर देन कितना आ गया, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या आ गया 6। इसका कोई ज़रूरत नहीं है। इन तीनों ने क्या बोला उसका एक कॉमन पार्ट लेंगे। एक ने बोला 12 से छोटा होना चाहिए, एक ने क्या बोला, एक नंबर लाइन देखो, एक नंबर लाइन एक बना लो 12, यहाँ पर ध्यान देना, एक 12 बना लो, यहाँ पर तुम्हारा 12 होगा, और इसके बाद 6 होगा। एक ने बोला -6, तो एक ने बोला, यहाँ पर ध्यान देना, एक ने बोला 6 से बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरे ने भी बोला कि -6 से बढ़ा लो, इसने भी बोला 6 से बढ़ा लो, और थर्ड ने क्या बोला कि इससे छोटा लो। तो तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट कहाँ से आ गया 6 से लेकर 12 तक। तो p का जो वैल्यू होगा, थोड़ा ध्यान देना, p का जो वैल्यू होगा वो तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक होगा। p का जो वैल्यू हुआ ना, यहाँ पर थोड़ा समझना, ये समझने वाला पॉइंट है। समझने वाला पॉइंट क्या है, p का जो वैल्यू आया, p का जो वैल्यू आया कहाँ से कहाँ तक समझना। यहाँ पर p का जो वैल्यू आया वो तुम्हारा 6 से लेकर 12 तक,
और किसी में इंक्लूडिंग साइन नहीं होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि p का इंटीग्रल वैल्यू, थोड़ा ध्यान देना, p का इंटीग्रल वैल्यू 6 और 12 के बीच में कौन कौन होगा? 6 तो हो नहीं सकता है, इसका मीनिंग होता है 6 नहीं हो सकता, तो 7 तो होगा ना, और 8 भी होगा, और कितना होगा? 9 होगा, और 10 होगा, और 11 होगा। ये तुम्हारा नंबर है। अब इसमें से टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन बोलेंगे तो 1 2 3 4 5। अब क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे पास क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो मेरे पास टोटल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू कितना निकल के आया? 5 आया। ये तुम्हारा सॉल्यूशन रहा। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने बोला मजेदार है, तो समझते हैं उस क्वेश्चन में क्या था। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें थोड़ा सा एक चीज बताता हूं, ये जब क्वेश्चन करोगे ना तो लगेगा कि हाँ 2 मार्क्स में फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन दिया है जो कि कुछ सीखने को मिला है, ठीक है। बाकी सब क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। तो मेरे पास इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि सर स्मॉलेस्ट इंटीजर बताओ, और स्मॉलेस्ट इंटीजर बनाओ जो कि 5 से डिविजिबल हो। वो क्या हो? 5 से डिविजिबल हो। 5 से डिविजिबल नहीं बोला है, सम ऑफ डिजिट का, डिजिट ऑफ n, मतलब कि मेरे पास कोई भी डिजिट हो, मान लेते हैं 2 डिजिट का हुआ, मान लेते हैं यहाँ पर हो सकता है सर वो नंबर डिजिट 2 का हो, 1 डिजिट का भी हो सकता है, 2 डिजिट का भी हो सकता है नंबर हो, 3 डिजिट का भी नंबर हो सकता है, 4 डिजिट का भी हो सकता है, कोई भी डिजिट का हो सकता है, डजन मैटर। यहाँ पर बोला है सम ऑफ डिजिट का जो वैल्यू, सम ऑफ डिजिट जो मान लेते हैं n डिजिट है, तो यहाँ पर समझना 1 डिजिट मतलब कि यहाँ पर एक नंबर है जो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। समझना ये क्या होना चाहिए? 5 से डिविजिबल होना चाहिए। और जो जो इस नंबर में n+1 करूँ, मतलब कि अगर मान लेते हैं इस जगह मैं रखा 4 तो इस जगह क्या होगा 5, वो भी नंबर 5 से डिविजिबल हो, ये तो हो जाएगा। ये होगा क्या? नहीं होगा। तो 1 डिजिट में पॉसिबल नहीं था, ठीक है। अब मैं देखता हूँ दूसरे में, अब दूसरे में देखता हूँ तो मेरे पास क्या आता है कि सर इस जगह डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर कौन सा होगा जो डिविजिबल होगा? सर 2 डिजिट में हो सकता है 45, 5 के मल्टीपल में। जब 5 के मल्टीपल में हो तो अगला वाला तो आएगा ही नहीं। आएगा क्या? नहीं आएगा। तो यहाँ पर समझना, यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 और 9, 1 और 9 ये 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर सम ऑफ डिजिट पूछा है, तो 1 + 9 कितना होता है? 10 होता है। इसमें 1 जोड़ूंगा तो यहाँ पर कितना होगा? 20 डिवाइड बाय 5। अब जब इसका सम ऑफ डिजिट देखेंगे सर 2/5, ये तो डिविजिबल नहीं हुआ, तो 2 डिजिट में भी पॉसिबिलिटी नहीं है ऐसा। अब देखते हैं कि इसका मैं क्या बताना चाह रहा था। तो मैं बताना ये चाह रहा था इस क्वेश्चन में कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, कोई नंबर उसके डिजिट का सम क्या हो? 5 से डिविजिबल हो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक नंबर लिखो तुम, कोई भी एक नंबर लिखा। यहाँ पर सपोज मैंने कोई भी एक नंबर लिखा जो इसका सम जो है ना 5 से डिविजिबल, मतलब 5k के मल्टीपल में होगा, हाँ या ना? 5k के मल्टीपल में यहाँ पर डिजिट का सम, मतलब कि 1 हो तो 9 हो, 9 के बाद 5 ले सकते हैं, तो तुम्हारा कितना होगा? 15 हो गया। और 15 के बाद अगर मैं बोल दूँ 0 तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा। हम बोल देते हैं कि सर यहाँ पर इसको 2 कर दो, तो डेफिनेटली ये 2 हुआ, तो यहाँ पर कितना हो गया? 4। ये तुम्हारा 9 to 11 6 और एक चाहिए 4, तो ये 5 से डिविजिबल है। इसका सम करो पहले, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 7, और ये टोटल सम करके कितना देगा? 20, और 20 5 से डिविजिबल है। तो ये देखो 5 के मल्टीपल में होगा या नहीं होगा? होगा। और फिर बाद में क्या बोला है, उसके बीच का जो डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान देना, इसका बीच का डिफरेंस थोड़ा ध्यान देना, इसके बीच का डिफरेंस, मैंने दूसरा एक नंबर लिया, इसका सम भी तुम्हारा 5 लैम्डा के टर्म में होगा। अब मैं बोलूं जो नंबर निकल के आएगा, जो नंबर निकल के आएगा वो भी 5 से डिविजिबल होने वाला है। वो क्या होने वाला है? 5 से डिविजिबल होने वाला है। तुम अच्छे से देखोगे ये नंबर है, ये नंबर अगर 5 से डिविजिबल है तो इसका क्या होगा? 5 × k - लैम्डा। और जो भी नंबर आएगा तो हम बोल सकते हैं कि सर 5 का तो डिविजिबल होना चाहिए, हाँ या ना? तो हम उसको ना देख करके हम क्या करेंगे, इन दोनों के सम का डिफरेंस अगर आ जाए 5 के मल्टीपल में, तो हम बोल सकते हैं कि सर वो नंबर 5 के डिविजिबल में होगा। अब देखना क्या है कि सर इस नंबर का सम और इस नंबर का सम जो करेंगे वो 5k के मल्टीपल में है या नहीं है, इधर ही बस देख लेंगे। इन दोनों नंबर को चेक करने का जरूरत नहीं था। और हमेशा याद रखना, हमेशा 9 ही लेना पड़ेगा, तभी हम दूसरा नंबर देख सकते हैं। 0 आने के बाद तो मेरे यहाँ पर 9 रखेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये 5 से डिविजिबल होने वाला है। अगर दूसरा नंबर लोगे, मान लेते 8 लेते हो, तो यहाँ पर 8 आएगा तो यहाँ पर 9 तो होने वाला डिविजिबल नहीं है। अगर माइंड में आता है कि सर 4, तो 4 लेते हो, यहाँ पर 5, तो उस केस में तुम्हारा क्या होगा? यहाँ पर 5 आ जाएगा। लेकिन ये 4 के केस में हो सकता है वो डिविजिबल भी हो ना भी हो, ठीक है। तो 9 केस में हमेशा ही जो एक नंबर होगा ना उसके बाद जो आने वाला है हमेशा 5 से डिविजिबल होने ही वाला है। तो हम बस क्या करेंगे यहाँ पर समझना कि ऐसा नंबर उठाओ जो कि इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे। तो यहाँ पर देखना 2 डिजिट का नंबर कोई भी ले लो,
2 डिजिट का नंबर कोई भी ले लो, यहाँ पर 9 लिया, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा 6 ले सकते हैं, तो यहाँ पर कितना आ गया 70 आ गया, हाँ या ना। इन दोनों का डिफरेंस देखो, इसका कितना है 15 है, इसका कितना है 7 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 8। ये 5 के मल्टीपल में है क्या? नहीं, गलत। इस जगह अब मान लेते कोई किसी के माइंड में आया कि सर मैं तो ये नहीं लेना चाहता हूँ, यहाँ पर 1 लेना चाहता हूँ, चलो 1 ले लो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 19 हुआ, तो 19 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20। अब देखो इन दोनों का बीच का डिफरेंस है 1 और 2 का डिफरेंस, देखो इसमें कितना हो गया 10 और इसमें कितना हो गया 2, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होने वाला है 8 ही आने वाला है। तो हम कह सकते हैं 2 डिजिट में जो भी नंबर का डिफरेंस आने वाला है, सम ऑफ डिजिट के डिफरेंस जो आएगा वो हमेशा 80 आएगा 2 डिजिट में। अब थर्ड डिजिट में ऐसे तुम चेक करोगे तुम्हारे पास, अब थर्ड डिजिट का अगर मैं बात करूंगा, थोड़ा ध्यान देना, थर्ड डिजिट का अगर मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन में, तो थर्ड डिजिट में क्या होगा कि सर मैं एक नंबर लेता हूं 9, फिर से एक 9, कोई भी एक नंबर लिया मैंने रैंडम, और यहाँ पर 9 9 18 हुआ, तो यहाँ पर 18 को तो मैं 2, 18 तो डिविजुअल नहीं है तो हम 2 ले लिया, तो कितना हो गया 20। अब ये डिविजुअल हो गया, अब इसके आगे में अगर जोड़ूंगा तो 300 हो जाएगा। अच्छे से देखो तो अब जब इन दोनों इसका सम कितना हो गया 30 और इसका सम कितना हो गया 3, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया 27। ये 5 के मल्टीपल में नहीं है, खत्म। अब तुम्हें अपने से खुद से चेक करना है, कोई भी नंबर लो 3 से जो 9 के लास्ट में रख दो और उसका डिफरेंस देखोगे हमेशा जो होगा ना 27 का आएगा। कोई भी एक नंबर ले लो 3 डिजिट में, अपने से चेक करना है जिसमें के लास्ट में 9 हो। अब 4 डिजिट में आते हैं तो यहाँ पर आएगा 9 9 9 और यहाँ पर मान लेते हैं 9 9 9 27 हो गया, और 27 में कितना जोड़ेंगे तुम्हारा कितना आना चाहिए 27 + 3, 27 + 3, तो इधर तुम्हारा कितना आ जाएगा 400। अब जब 400 आ जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो गया 30 और इधर कितना है 40, राइट। यहाँ पर तुम्हारा 20 और 3, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 17 होगा, सॉरी ये तुम्हारा 17 होगा। यहाँ पर 30 और ये -44, तो ये तुम्हारा कितना होगा 4 जाएगा तो 26, तो यहाँ पर भी 9 के मल्टीपल में नहीं, ऐसे बढ़ता जाएगा। और ये जब तुम 5 डिजिट का लोगे एक, तो 5 डिजिट का एक नंबर लेते हैं 9 9 9 और फिर 9, तो ये कितना हो गया 36, और 36 में कितना जोड़ोगे तुम्हारा 5 से डिवाइड होगा तो 4, यहाँ पर कितना जोड़ोगे 4, और इधर तुम देखोगे तो 5000 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5000। अब तुम सब करो तो ये कितना है 45 है और यहाँ पर कितना है 5 है। अब जब इसका डिफरेंस करोगे तो ये कितना आ गया 40, जो कि 5 से डिविजिबल है ये नंबर, इसीलिए ये दोनों भी डिविजिबल होने वाला है। यहाँ पर देखो ये भी डिविजिबल है, देखो सम करो तो 45 और 45 को 5 से डिविजन दोगे तो 9 आएगा, और यहाँ से भी तुम 5 को डिवाइड दोगे तो ये तो 1 आएगा। तो स्मॉलेस्ट जो नंबर आने वाला था यहाँ पर 5 डिजिट का था, जो कि काफ़ी बेहतरीन था, जो कि सोचने के बाद लगता है कि इतना बड़ा नंबर तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे पूछ सकता है, और जो कि यहाँ पर 5 डिजिट का नंबर निकल के आता है, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ये तुम्हारा स्मॉलेस्ट नंबर है जो तुम बोला गया है कि फर्स्ट 2 डिजिट आर सेम। यहाँ पर ध्यान देना, तो यहाँ पर ये तुम्हारा आंसर रहा। तो ये आंसर कितना हुआ 49999। तो ध्यान देना, इसमें कितना हुआ 9 4 36, 36 + 4 40, फाइनल आंसर। तो इसी तरह बने रहिए इस चैनल पे, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो।